हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। Good morning to all of you. Am I audible to all? प्लीज कंफर्म कर दें मेरी आवाज आ रही है तो। ओके, ऑलराइट। लास्ट क्लास में हमने देख लिया था कि किस तरीके से जहांगीर जो है वो आते हैं पावर में, क्योंकि हमने देखा था अकबर के तीन बेटे होते हैं और शुरू के दो जहांगीर, मुराद और दानियाल, ये हमने देख लिया था। दैट मीन्स ठीक है, अकबर के ये दो सन होते हैं वो एक्सपायर कर जाते हैं। इन दो का नाम होता है, एक का नाम होता है दानियाल और एक का नाम होता है मुराद। तो सत्ता जो है वो सलीम के पास आती है। गुड मॉर्निंग शिवाजी जी।
और सत्ता जो है वो आपकी जहांगीर के पास आएगी, और जहांगीर जो है उनका हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लिया था, ठीक है। अब खास बात ये है कि इनका नाम जो है वो सलीम रखा जाता है। सलीम जो है मोइनुद्दीन चिश्ती जो हमने देखे थे, जो आपके अजमेर में है, और वहीं से हमें देखने को मिलेंगे कि सलीम चिश्ती, और सलीम चिश्ती की दरगाह हमें देखने को मिलेगी फतेहपुर सीकरी, और फतेहपुर सीकरी में ही इन्हीं का आपका जन्म होता है। इस तरीके से जहांगीर को हमने देख लिया था। अब जहांगीर का थोड़ा सा बैकग्राउंड, इसमें देखिए कुछ काल्स नहीं है इनके में, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत इनको जानने की कोशिश करते हैं। देखिए इनकी कई शादियां होती हैं, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं और यहीं से आगे के घटनाक्रम को जान लेंगे। कि 1585 में इनकी जो पहली बेटी शादी होती है, दैट इज मानवाई। मानवाई जो हैं वो एक राजपूत फैमिली से आती हैं, जो कि भगवान दास की बेटी होती हैं। खास बात यह है कि इनके ब्रदर का नाम होता है मान सिंह। इफ यू हैव रिमेंबर द मंसबदारी सिस्टम, वी हैव सीन द मान सिंह, और मान सिंह जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मान सिंह जो है वो राजपूत फैमिली से आते हैं। इनको हमने देखा था, इनको हमें आउट ऑफ द टर्न्स, ठीक है, हमने 5000 से ज्यादा का मनसब भी देखा था। तो ये वो व्यक्ति हैं जो एक एसपी से ज्यादा का पद लेकर रखते हैं, ठीक है, ये भी हमने देख लिया था। और मानवाई से इनको खुसरो पैदा होते हैं, ये हमने देखा, ठीक है, मतलब ये एक पहले सन हो जाएंगे। दूसरा हम देखते हैं एक और शादी होती है इनकी 1586 के आसपास, ठीक है, द नेम इज कॉल्ड जगत गोसाई, और ये उदय सिंह की बेटी होती हैं। और इनसे इनको एक, गुड मॉर्निंग अजीत जी, इनसे इनको एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम होता है खुर्रम। आगे चलकर यही खुर्रम जो है वो शाहजहां के नाम से फेमस होने वाला है, तो थोड़ा सा ये याद रखिएगा, ठीक है। खुर्रम इज नथिंग बट दैट इज शाहजहां, एंड खुसरो 1606 में एक रिवॉल्ट करेंगे, और ये रिवॉल्ट की वजह से होता ये है कि शाहजहां मतलब खुर्रम जो उनके ब्रदर होंगे वो इन्हें ब्लाइंड कर देंगे और बाद में इनकी हत्या भी कर देंगे। कुछ इस तरीके की कहानी देखने को मिलेगी। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्कार, अभिनंदन है आप सभी का। और एक और शादी होगी, एंड दिस मैरिज इज रिलेटेड टू द मेहरुनिसा, द नेम इज कॉल्ड नूरजहां, ठीक है, नूरजहां कह लीजिए या मेहरुनिसा कह लीजिए, और ये 1611 में होगा, और ये होंगी अली कुली बेग की विधवा। अब अली कुली बेग और नूरजहां की भी एक बेटी होती है, ठीक है, एक डॉटर होती है, मतलब ये इनसे होती है, ठीक है, और ये डॉटर का नाम होता है लाडली बेगम, ठीक है, लाडली बेगम एक डॉटर होती है, वो हम उसकी चर्चा करेंगे और आगे चलकर किस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। और जहांगीर के कुछ और दो बेटे होते हैं जो अन्य बेगमों से होते हैं, परवेज और शहरयार, ये दो नाम और हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। मेहरुनिसा की जो बेटी की शादी होती है, मेहरुनिसा की जो बेटी की शादी होगी वो शहरयार के साथ होगी। आगे हम थोड़ा बहुत इसको कनेक्शन जोड़कर देखने वाले हैं। तो ऑलराइट, इतना चीजें आपको देखने को मिलेगा। और एक कैरेक्टर और आता है मुमताज, ठीक है, हालांकि मुमताज जो है वो आसफ खान की बेटी होती है, अभी हम देखेंगे, थोड़ा सा मैं आपको बाद में इसके बारे में चर्चा करके बताता हूं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी कहानी आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए, थोड़ा सा मैं पहले ये बता देता हूं एक बैकग्राउंड। अकबर के टाइम पर, अकबर जब है सत्ता में, उस समय जहांगीर जो है वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं। नहीं, वो देखिए, ये जो जोधाबाई वाला जो है, वो जोधाबाई जो है वो जहांगीर से रिलेटेड है, ध्यान देना, वो अकबर वाला नहीं है, वो एक्चुअली फिक्शनल कैरेक्टर है। डिस्क्लेमर भी आता है उसमें कि ये इनकी वाइफ है क्या है, तो ये थोड़ा यहाँ पर मिथ गलत कर रखा है इन्होंने, ठीक है। जोधाबाई जो है वो वास्तव में जो है वो जहांगीर की वाइफ होती हैं, ऐसा है, जिनको जगत गोसाई के नाम से जाना जाता है, ये टाइटल इनको दिया गया है, ठीक है। तो ये इनकी वाइफ है, ठीक है, ध्यान देना, दैट मीन्स जहांगीर की, उनकी वाइफ नहीं है, इनकी बहू हो जाएंगे, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है, मैं जो बात करने वाला हूं वो ये है कि अकबर के टाइम पर जहांगीर या उसके जो और दो बेटे होते हैं वो सारे के सारे ड्रिंक करते रहते हैं, ठीक है, और ड्रिंक करते रहते हैं। तो जहांगीर के बाद आप देखिए खुसरो और खुर्रम, ये दो आपके सन आते हैं। अब यहां पर देखिए खुसरो कौन है, खुसरो का जो मामा है वो कोई और नहीं है, वो है आपका मानसिंह। और मानसिंह दैट मीन्स, ठीक है, खुसरो की मदर का नाम क्या है, दैट मीन्स हमने अभी देखा मानबाई है।
तो इसके जो मामा हैं मान सिंह, वो ये कहते हैं, वो ये सपोर्ट करते हैं खुसरो को कि अकबर के बाद जो सत्ता है वो किसको आ जानी चाहिए, अकबर के बाद जो सत्ता है वो कहीं ना कहीं जहांगीर को ना मिले, वो सत्ता सीधे सीधे खुसरो के पास आ जाए। अब आप बोलेंगे मान सिंह का क्या बेनिफिट है? मान सिंह का बेनिफिट ये है कि मुगल बादशाह जो है वो कौन होगा, मुगल बादशाह जो है वो राजपूत फैमिली से ही होने वाला है। ये उसके लिए बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा, क्योंकि खुसरो कहां से आते हैं, दैट मीन्स ठीक है वो राजपूत फैमिली से आते हैं। तो दैट वॉज ए काइंड ऑफ द एम्बिशंस ऑफ द राजपूत। मान सिंह की एक महत्वाकांक्षा होती है और जिसको वो पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। यस, मान सिंह अकबर के कमांडर थे, ठीक है, सेनापति कह लीजिए, मनसबदार कह लीजिए या नवरत्न कह लीजिए, बात एक ही है, ठीक है। तो जहांगीर को सत्ता मिलती है, अकबर की डेथ होने के बाद जहांगीर को सत्ता मिलती है। तो इस तरीके से मान सिंह का जो अप्रोच है वो यहां पर गड़बड़ हो जाता है, या उसका जो अप्रोच है वो फेल हो जाता है। अब आगे चलकर यही होता रहेगा कि आगे चलकर खुसरो जो है वो 1606 में रिवॉल्ट करेगा, जैसे ही आपको सत्ता मिलती है जहांगीर को। और इस समय तक एक्टिव हो चुके होंगे खुर्रम, और फिर जाकर ये क्या कर देंगे, ये रिवॉल्ट को खत्म करेंगे। तो ये थोड़ी सी कहानी है, थोड़ा सा जान लीजिएगा, ऐसा भी हमें समझना है, ठीक है। अब एक चीज और है, जैसे ही सत्ता में आते हैं जहांगीर, वो क्या करते हैं, एक न्याय की जंजीर लगवाते हैं, चेन ऑफ द जस्टिस, ठीक है। जैसे मान के चलिए हम कहते हैं ना कि आज की डेट में यदि हमें जस्टिस मांगना है तो क्या होगा कि आप पहले तो सरकारी दफ्तर जाइए, चक्कर लगाइए, और जब सरकारी दफ्तर में चक्कर लगाने के बाद आपको कुछ नहीं मिलता तो आप क्या करते हैं, चिड़िया उड़ा देते हैं, ट्विटर कर देते हैं, ठीक है। तो ट्विटर के द्वारा क्या होता है, डायरेक्ट आपका प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच जाता है। वो बात अलग है कि कुछ होता नहीं है हमारे यहाँ, ठीक है ना। तो यहां पर ये क्या करते हैं कि आगरा के किले में एक यमुना तक एक बेल लगवाते हैं, जिसमें क्या होती है, बहुत सारी घंटियां लगी होती हैं, ऐसे आप समझ लीजिए, ताकि ये सीधा की सीधा इंफॉर्मेशन कहां से, किसी को जिसको रिक्वायरमेंट है, जिसको हेल्प चाहिए, ठीक है, उस व्यक्ति की रिक्वायरमेंट सीधे सीधे किंग तक पहुंच जाए, बादशाह तक पहुंच जाए। ऐसा ये काम कर रहे हैं, ऐसा ये सिचुएशंस देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा जहांगीर शासक बनने के बाद ही 12 आदेश जारी करता है 12 आदेश जारी करता है, और इन आदेशों को आईने जहांगीरी कहा गया है, ठीक है। आईने जहांगीरी के द्वारा 12 आदेश होता है। और ये 12 आदेश क्या होते हैं, जैसे मान के चलिए कि वो क्या करता है कि पशुवध को बंद करवा देता है, स्लॉटर हाउस को बंद करवा देता है, ठीक है। कौन से दिन, रविवार और गुरुवार को, ये थोड़ा सा हम देख सकते हैं। रविवार और गुरुवार को वो स्पेशल डेज होते हैं, अकबर का जन्म होता है और जहांगीर का राज्याभिषेक का दिन होता है, तो वो उस दिन क्या करता है, स्लॉटर हाउस को बंद कर देता है। बीइंग द दैट मींस, ठीक है, सपोर्टर ऑफ द अल्कोहल, ठीक है, ही इज गोइंग टू रिस्ट्रिक्टेड जो अल्कोहल एंड ड्रग है उस पर प्रतिबंध लगा देता है, जबकि खुद सबसे बड़ा ये क्या होता है, पियक्कड़ होता है, ऐसे आप समझ लीजिए। तो जहांगीर कुछ इस तरीके से काम कर रहे हैं और इस तरीके से सिचुएशन देखने को मिल रही है। 1606 में इन्हें क्या होता है कि एक रिवॉल्ट देखने को मिलता है। 1606 वाला रिवॉल्ट थोड़ा सा इस तरीके से देख लेते हैं। देखिए, मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने अभी आपको ये बताया कि अकबर के 3 बेटे होते हैं, ये 2 तो जो है निपट जाते हैं वाइन पीने के चक्कर में, ठीक है। बचा सत्ता किसके पास आई, जहांगीर, ठीक है। अब यहां पर एक्चुअली क्या है कि जहांगीर जो है वो खुसरो और मान सिंह के सपोर्ट की वजह से क्या कर देता है, विद्रोह कर देता है। तो खुसरो कौन है, जहांगीर का सन है, और इनको सपोर्ट है किसका, मानवाई का, मान सिंह का और मिर्जा अजीक का। ये भी एक कैरेक्टर होते हैं, ठीक है, इनको थोड़ा समझ लीजिए। तो मेन सपोर्ट है जो है वो मान सिंह का, और खुसरो जो है वो 1606 में रिवॉल्ट कर देगा। रिवॉल्ट करने के बाद क्या करेगा, रिवॉल्ट करने के बाद अर्जुन देव के पास पहुंचेगा। अर्जुन देव इज नथिंग बट दैट भी द सिख कम्युनिटीज के गुरु होंगे। यदि मैंने आपको थोड़ा सा सिख कम्युनिटीज के बारे में चर्चा की थी तो आपको याद होना चाहिए कि किस तरीके से वहां पर ये सेक्शंस देखने को मिल रहा है। और अर्जुन देव जो है वो मदद करते हैं, क्योंकि अर्जुन देव क्या है, एक रिलीजियस, एक आपके टीचर हैं, रिलीजियस गुरु हैं, ऐसा कह लीजिए। इनके यहाँ तो सभी चीज लोगों के दरबार खुले हुए हैं। तो ये खुसरो क्या होता है, इनकी शरण में चला जाता है, ठीक है। जहांगीर बोलता है कि हम तुम्हें तो बाद में देखेंगे, पहले हम अर्जुन देव को निपटा देंगे, और इस तरीके से अर्जुन देव की हत्या करवा दी जाती है जहांगीर के द्वारा। इस वजह से बिकॉज ऑफ दिस देयर वॉज ए कॉन्फ्लिक्ट इन बिटवीन द मुगल्स एंड द सिख कम्युनिटी। यहीं से मुगलों और सिखों के बीच में 36 का आंकड़ा शुरू हो जाता है, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। ये तो हो गया। अब होता ये है कि ये रिवॉल्ट जो है वो खत्म कर दिया जाता है, जहांगीर खुसरो वाले रिवॉल्ट को खत्म कर देता है। बाद में खुसरो को ब्लाइंड कर दिया जाता है, अंधा कर दिया जाता है, और ताकि ये दोबारा क्या करें, वो ना करें। और इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो ब्लाइंड करने का काम है वो करेगा खुर्रम। खुर्रम इज नथिंग बट द नेम इज कॉल्ड द शाहजहां, दैट इज अवर द नेक्स्ट किंग। शाहजहां के द्वारा इनको ब्लाइंड कर दिया जाएगा।
खुसरो का एक बेटा भी होगा, उसके आगे चलकर हम कठपुतली के रूप में देखने वाले हैं, द्वार बख्श। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको समझ में आया, ये क्लियर हुआ पॉइंट। ठीक है, जहांगीर जो है, जहांगीर ने 1602 में, ये एक्चुअली पॉइंट जो है वो अकबर के टाइम का घटना है। ठीक है, और अकबर के टाइम पे अबुल फजल की भी हत्या करवा दी थी। एक्चुअली हुआ क्या था, ये हुआ था कि अकबर जो है वो पावर में थे, सत्ता में थे, और जहांगीर जो है वो पावर में नहीं था। एंड ही वॉज, ठीक है, फ्रस्ट्रेटेड कि यार मुझे क्या है कि कब कब मुझे पावर मिलेगी, कब मुझे सत्ता मिलेगी। तो जहांगीर एक बार रूट करके आए, इलाहाबाद चला जाता है। अब अकबर जो है उसे मनाने के लिए क्या करता है, अबुल फजल को भेज देता है, और अबुल फजल उनके भरोसेमंद जो है नवरत्नों में शामिल होते हैं। लेकिन जहांगीर ये बोलता है कि जहांगीर को लगता है कि ये उसे कैद करने आ रहा है, तो वो क्या होता है, अपने फ्रेंड की मदद देता है। फ्रेंड का नाम है वीर सिंह बुंदेला, और वीर सिंह बुंदेला की मदद से वो उसकी हत्या करवा देता है। वीर सिंह बुंदेला को बाद में जो है 3000 का मनसब दिया जाता है। ठीक है, और ये इस तरीके से एक सिचुएशंस, एक क्रिएशंस हो रही है। ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं है? तो वीर सिंह बुंदेला वाज द पर्सन हु वाज, दैट मींस मर्डर्ड अबुल फजल, एंड अबुल फजल इज नथिंग बट दैट इज द पर्सन, ठीक है, हु वाज नवरत्न, ही वाज वन ऑफ द नवरत्न ऑफ द अकबर। और ये कई बुक्स के राइटर भी, हमने ये भी देखा। अब यहां जहांगीर जो है एक्सपेंशन करने की कोशिश करता है, तो थोड़ा सा पहले इधर ये छोड़ दीजिएगा, ये स्लाइड दोबारा ये देखे थे। हाँ, अब देखिए 1605 में ये क्या है, अपना कैंपेन करने की कोशिश करता है मेवाड़। डू यू रिमेंबर मेवाड़? ठीक है, मेवाड़ की कहानी याद है कि नहीं? मेवाड़ की कहानी में यदि हमने देखा, तो मेवाड़ की कहानी में यदि हम देखें तो हमें समझ में आएगा कि हमने पीछे देखा था किसको, उदय सिंह को। पीछे देखा था हमने किसको, महाराणा प्रताप को देखा था। ठीक है, अब इसी सेक्शन में आते हैं वो आपके अमर सिंह आएंगे। ठीक है, तो लगातार जो है मुगल जो है वो मेवाड़ को अपने एम्पायर में एनेक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए ये कैंपेन किए गए 1608, 1609, 1605 में। एंड फाइनली वी विल हैव ए काइंड ऑफ द ट्रीटी, और अंत में इनके बीच में एक ट्रीटी हो जाती है 1615 के आसपास का। अंत में अमर सिंह के साथ एक संधि होती है, और अमर सिंह कौन होते हैं? महाराणा प्रताप के ही सक्सेसर होते हैं। और अमर सिंह ने मुगलों का जो पावर है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, और एक्सेप्ट करने के बाद जो है वो अपने बेटे को मुगल दरबार में भेजते हैं। क्या होता है, जनरली एक ट्रीटी होती है, और ट्रीटी के बाद एक मनसब दे दिया जाता है, एक पद दे दिया जाता है, बोला आप यहां बैठो। ये इस तरीके से कहानी देखने को मिलेगी। अब हम आगे देखते हैं कि चित्तौड़ का जो किला होता है वो वापस, मेवाड़ की कैपिटल चित्तौड़ होती है, चित्तौड़ का किला जो है वापस अमर सिंह को दे दिया जाता है। बोला कि भैया कि आप क्या है कि कुछ और, दैट मीन्स ठीक है, कोई और इसे मजबूती प्रदान नहीं करोगे, आप हमारे खिलाफ काम नहीं करोगे। बट हम यहाँ देखते हैं कि जो उदय सिंह जो कैंपेन कर रहे थे मुगलों के खिलाफ, जो महाराणा प्रताप कैंपेन कर रहे थे, उसे अमर सिंह ने जो है पानी फेर दिया, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, तो एक लंबी लड़ाई चली थी। ठीक है, फाइनली ये चीज हो जाता है। अब आते हैं दक्षिण के अभियान की ओर। अब देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि अकबर का सपना था कि आर्टिकल नंबर 1 बनाना, दैट मीन्स ठीक है पूरे राज्य को यूनाइटेड करने की कोशिश करना। ठीक है, तो नॉर्थ वाला तो ऑलमोस्ट हम जीत चुके हैं, हमने अहमदनगर तक चले गए हैं, और अब हम अहमदनगर के बाद जो है वो हम देखने वाले हैं बीजापुर और गोलकुंडा। हालांकि यदि हम देखें, अहमदनगर को कंप्लीटली रूप से उन्होंने कैप्चर नहीं किया था या नहीं कर पाए थे। तो जहांगीर की एक बाधा थी, दैट इज द अहमदनगर, और अहमदनगर का एक काबिल वजीर था, दैट मीन्स कि जिसका नाम है मलिक अंबर। मलिक अंबर के बारे में कहा जाता है कि एक व्यापारी के रूप में अपना कैरियर शुरू करते हैं, एक मर्चेंट के रूप में कैरियर शुरू करते हैं, और ये करते करते क्या है, वजीर का पद ले लेते हैं अहमदनगर में। ही वॉज वेरी एक्सलेंट पर्सन। ठीक है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो यहाँ पर काफी ज्यादा मुगलों को क्या कर रहा है कि चैलेंज दे रहा है। 1617 में हम देखते हैं कि जहांगीर ने खुर्रम को अपॉइंट किया कि दक्कन पर आक्रमण करो और वहां पर अपना कैंपेन करने की कोशिश करो। यहां पर खुर्रम कुछ हद तक सफल हो जाते हैं, लेकिन कंप्लीटली रूप से अहमदनगर का जो एनेक्सेशन होगा वो शाहजहां के टाइम पर आपको आगे देखने को मिलेगा। ठीक है, सॉरी, मतलब ये जो है मतलब कंप्लीटली रूप से यहां नहीं होता। ठीक है, मोटे तौर पर हम ऐसे कह सकते हैं एक ट्रीटी हो जाती है। ठीक है, और यहां पर देखेंगे कि बीजापुर का जो शासक है वो बीच में मीडिएटर का काम करता है, और अहमदनगर और मुगलों के मध्य एक संधि हो जाती है। तो देयर इज ए ट्रीटी इन बिटवीन द अहमदनगर एंड द मुगल्स। ठीक है, और ये ट्रीटी की वजह से
बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ द अचीवमेंट्स, इस प्रकार की मध्यस्थता की वजह से क्या होता है कि जहांगीर जो है वो शाहजहां को खुश हो जाता है और खुर्रम को एक टाइटल देता है, द नेम इज कॉल्ड द शाहजहां। शाहजहां जो आगे चलकर हमें शासक के रूप में देखने को मिलेंगे, एंड ही वाज गेटिंग दिस काइंड ऑफ द टाइटल्स बाय द दैट मींस अचीवमेंट्स ऑफ द अहमदनगर। और बीजापुर के शासक को वो फर्जंद देते हैं, फर्जंद मतलब बेटा कह लीजिए आप, ठीक है। तो दिस इज द टाइटल, दिस काइंड ऑफ द टाइटल एक्सचेंज बाय द जहांगीर, ठीक है। और ये इस तरीके से हम कह सकते हैं कि टाइटल एक्सचेंज किया जा रहा है। और कुछ कुछ इनके द्वारा कैप्चर किए जाते हैं कांगड़ा, ठीक है, और ये जहांगीर के द्वारा 1620 में। तो ये यही खास है, बाकी कैंपेन इतनी खास नहीं है, ठीक है। और अभी भी देखो अहमदनगर जो है फिर कंप्लीटली रूप से बाद में 1633 के आसपास एनेक्स होगा, ठीक है। ये हमें थोड़ा सा देखना है, ठीक है। ये मैं आपको पीछे ही बता चुका हूं, विजयनगर और बहमनी के टाइम पे हमने डिस्कस किया था, ठीक है। और यहीं पर 1622 में इनके हाथ से कंधार जो है वो स्लिप हो जाता है, ठीक है। और वो क्या होता है, शाह अब्बास के हाथ में चला जाता है। तो आप देखिए कि जो कांधार हमने देखा था जो बाबर के टाइम से था आपके पास, ठीक है, वो अब कहीं ना कहीं इनके एम्पायर से पार्ट पे चला जाता है। तो थोड़ा सा सिचुएशंस को देखने की कोशिश करिएगा कि इफ यू आर गोइंग टू द साउथ टेरिटरी, आप साउथ की ओर जाएंगे तो यहां से कुछ ना कुछ निकल ही जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके की सिचुएशंस देखने को मिल रही है। और यहां पर खुर्रम का एक विद्रोह होगा। अब देखिए क्या कहानी में ट्विस्ट आता है। 1606 में हमने देखा था कि देयर वाज ए रिवॉल्ट ऑफ द खुसरो जो उसका बड़ा बेटा था, उसने रिवॉल्ट किया, उसको खत्म कर दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि खुर्रम भी क्या कर देता है, एक विद्रोह कर देता है 1623 के आसपास। एक्चुअली क्या होता है कि यहां पर जहांगीर के प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में नूरजहां का जो रोल है वो थोड़ा सा देखने को मिलता है। अभी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे नूरजहां गुट के बारे में। नूरजहां इज टेकिंग द पार्टिसिपेशन एंड शी वांट टू मेक दैट मींस, ठीक है, जो वो कहीं ना कहीं जो है वो खुर्रम को सपोर्ट करती है, और खुर्रम को सपोर्ट करती है और वो कहती है कि तुम्हें सत्ता मिलेगी। लेकिन ये खुर्रम को समझ में नहीं आता है, ठीक है, शुरुआत में। और खुर्रम जो है बोलता है यार बादशाह तो मैं ही बनने वाला हूं, क्योंकि मैंने तो क्या करा, अपने बड़े भाई को वैसे ही ब्लाइंड कर दिया है, बाकी को हम देख लेंगे, समझ लेंगे। तो इस नूरजहां के चक्कर में आकर वो क्या कर देता है, एक रिवॉल्ट कर देता है, ठीक है। और रिवॉल्ट कर देता है, लेकिन बाद में जो है वो खुर्रम इसको दैट मीन्स अपने आप को सरेंडर भी कर देता है। जहांगीर बोलता है कोई बात नहीं, बच्चे से गलती हो गई है, ठीक है, वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट, ठीक है, योर माफीनामा, सीधी उनकी माफी को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये थोड़ा सा कहानी। एक और विद्रोह होता है दैट इज महावत खान का। ये इनके दरबार में ही होते हैं, खास व्यक्ति होते हैं, ये भी थोड़ा नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाता है, ठीक है, और विद्रोह कर देते हैं, ठीक है। जैसे पार्टियों में होता है ना विद्रोह वगैरह, ऐसा आप समझ लीजिए। तो महावत खान का विद्रोह में नूरजहां का रोल काफी इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा कहा जाता है जहांगीर को कैद कर लिया जाता है महावत खान के द्वारा, फिर बाद में इनके प्लस माइनस इनकी ट्रीटी, इनके सामंजस्य, इनके समझौता के आधार पर इनको थोड़ा सा फ्री कर दिया जाता। तो ये कुछ खास रिवॉल्ट हो गए। नाउ दिस इज द टाइम टू डिस्कस द नूरजहां ग्रुप, ठीक है। शी इज द लेडी बिहाइंड द एडमिनिस्ट्रेशन एंड शी वाज टेकिंग द पार्टिसिपेशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन, और ये काफी ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन में भाग लेंगी। द नेम इज कॉल्ड द मेहरुनिसा एंड शी वाज कॉल्ड द नूरजहां, नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। अब ये नूरजहां क्या कर रही हैं, किस तरीके से काम कर रही हैं, तो पहले उनको समझ लेते हैं थोड़ा। एंड इनकी एक फैमिली होती है, और ये फैमिली जो है उसके कई लोग जो हैं वो एक खास व्यवस्था के अंतर्गत हमें देखने को मिलेंगे, मतलब मुगल दरबार में अच्छे पदों पर, ठीक है। कैसे समझते हैं, ठीक है, जैसे हम देखेंगे इनके फादर जो है, इनका नाम है मिर्जा गियास बेग। द फादर नेम इज कॉल्ड द मिर्जा गियास बेग एंड ही वाज द एतमद्दौला। ये एक टाइटल दिया जाता है एतमद्दौला, तो ये हम देखेंगे। इनकी मदर जो है वो मदर का नाम होता है असमत बेगम, एंड असमत बेगम वाज वेरी दैट मींस इंटेलिजेंट्स, एंड शी वाज द दैट मींस बिहाइंड द फॉग। वो कहते हैं ना क्या चल रहा है, बोला फॉग चल रहा है, और ये फॉग को लाने वाली ही है। द नेम इज कॉल्ड इन्वेंटर ऑफ द परफ्यूम। तो यदि परफ्यूम ये ना होती तो शायद फॉग की कहानी ना होती, या फॉग पर इतने जो आपके एड बनते हैं वो ना होते, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इनका ब्रदर है, इस ब्रदर का नाम है आसफ खान। आसफ खान एक टाइटल है, बट एक्चुअली नाम होता है अबुल हसन, मिर्जा अबुल हसन, ठीक है। तो वहां से आप समझ सकते हैं, ठीक है। और इनकी एक बेटी होती है जिसका नाम होता है अर्जुमंद बानो बेगम, जो आगे चलकर मुमताज के नाम से फेमस हुई, ठीक है। तो थोड़ी सी कहानी को समझने की कोशिश करिएगा, किस तरीके से सिचुएशंस आ रही हैं, और इन सबको मिलाकर कहा जाता है नूरजहां गुट।
और ये नूरजहां गुट जो है उसका प्रभाव इतना इंपैक्टिव होता है, इतना प्रभावशाली होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में ये कई जो है डिसीजंस लिए जाते हैं। जैसे नूरजहां जो है वो झरोखा दर्शन देती है। झरोखा मतलब समझते हैं? झरोखा दर्शन का मतलब है जो जनता है उसको अपनी फोटो बताना। जैसे मान के चलिए नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो क्या करते हैं, ठीक है, आज हम आपके सामने शाम को मिलेंगे, ठीक है, या वो अपना एक पिक्चर डाल देते हैं ट्विटर पर, ठीक है। आजकल तो ये बहुत सारे तरीके हैं, डीपी लगा लेते हैं, ठीक है, फेसबुक पर डाल देते हैं, बहुत सारे तरीके। पहले कैसे पता चले कि बादशाह है या नहीं है, कैसा क्या, ठीक है। तो ये एक झरोखा दर्शन देती थी बादशाह के साथ, ठीक है, जनता को हाय हेलो करती थी, कुछ इस तरीके से ये आप हाथ हिलाती थी और बोलती थी कि यस हम जो है झरोखा दर्शन दे रहे हैं। ये एक सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी, करेक्ट है। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। झरोखा दर्शन देती थी, ठीक है, इनका नाम जो है वो कॉइन्स पर आता था, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन में कई डिसीजन जो हैं वो इनके द्वारा लिया था और इन्हीं के प्रभाव की वजह से जो है वो आपका खुर्रम जो है वो एक रिवॉल्ट कर देता है, ये हमने देखा था। अब होता ये है कि नूरजहां जो है, नूरजहां की जो पहली शादी होती है वो अली कुली बेग से होती है, ठीक है। और बाद में जहांगीर जो है, जहांगीर जैसे ही सत्ता में आता है, वो जहांगीर जैसे ही सत्ता में आता है वो क्या करता है, ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि अली कुली बेग को खत्म करवाने के पीछे उन्हीं का हाथ था। एक्चुअली देखिए थोड़ा ऐसा समझ लीजिए, अकबर के टाइम पर ही जहांगीर जो चाहता था, ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली के बाजार में जहांगीर की मुलाकात हुई थी आपकी नूरजहां से, और जहांगीर जो है वो चाहता था कि हम नूरजहां से शादी करें, ठीक है, लेकिन अकबर ने ऐसा नहीं होने दिया, ठीक है। और अकबर ने नूरजहां की शादी किससे करा दी? अली कुली बेग से करा दी, जिसे शेर अफगान भी कहा जाता है। एक बार इन्होंने भी शेर को निपटा दिया था, ठीक है। तो दैट्स व्हाई ही वाज कॉल्ड द शेर अफगान, ठीक है, एंड शी वाज मैरिड विद द अली कुली बेग। और अकबर के बाद जैसे ही सत्ता में जहांगीर आया और जहांगीर ने इस शेर को क्या कर दिया? निपटा दिया, शेर का शिकार कर लिया, सीधी सी बात है। मतलब कौन? अली कुली बेग निपट गए। और उसके बाद जहांगीर ने शादी की, ठीक है, और शादी करने के बाद सिचुएशंस देखने को मिलती है। अब देखिए, अब होता यह है कि मैंने आपको यह बताया है कि नूरजहां का एक ब्रदर है और वो है आसफ जहां, है ना, ठीक है, आसफ खान कह लीजिए, ठीक है। और आसफ खान की एक बेटी है जिसका नाम है अर्जुमंद बानो बेगम, मुमताज के नाम से जानी जाती है। नूरजहां की भी एक बेटी है, दैट मीन्स, ठीक है, डॉटर है, और ये डॉटर जो है वो है लाडली बेगम। अब नूरजहां चाहती है लाडली बेगम की शादी किसके साथ हो जाए? शाहजहां के साथ हो जाए। क्यों? क्योंकि क्या है, नूरजहां खुद तो जो है मलिका ए हिंदुस्तान बन चुकी है, अब वो चाहती है कि उसकी बेटी की लाइफ भी सेट हो जाए, ठीक है। लेकिन शाहजहां जो है 1623 में विद्रोह कर देता है, एंड आफ्टर द 1627 ही इज गोइंग टू रियलाइज कि भैया हमें कहीं ना कहीं उपयोग किया जा रहा है, किसके द्वारा? नूरजहां। और इस तरीके से वो इस गुट से फ्री हो जाता है, मतलब वो यहां से बाहर आ जाता है इन सच कंडीशंस, ठीक है। इस सच कंडीशंस में हम देखते हैं कि आसफ जहां भी अपनी बेटी का कैरियर सेट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। आसफ जहां जो है मुमताज की शादी किससे करा देंगे? शाहजहां से करा देंगे। और लाडली बेगम की शादी शहरयार से होगी। और शहरयार कौन है? शहरयार इज नथिंग बट दिस इज द सन ऑफ द जहांगीर, ये हमने पीछे देखा था। तो अब आप रिलेशंस फाइंड आउट करते रहना, ठीक है। यहाँ पर हम रिलेशंस की बात नहीं कर रहे हैं, बट हम यहाँ देख रहे हैं सिचुएशंस की बात कर रहे हैं। तो एक एम्बिशन है ब्रदर की, एक एम्बिशन है आपकी सिस्टर की। सिस्टर की एम्बिशन जो है वो ज्यादा दैट मीन्स इंप्लीमेंट नहीं हो पाती है, और ब्रदर जो है जिसका नाम है आसफ खान, वो अपनी बेटी की शादी कराने में सक्सेस होता है। और इस तरीके से मुमताज जो है वो रोल में आएंगी और शाहजहां की पत्नी बनेंगी। इनका नाम होता है अर्जुमंद बानो बेगम, और अर्जुमंद बानो बेगम को इतिहास में हम मुमताज के नाम से जानते हैं, ठीक है। आने वाले समय में हम देखेंगे इनके बारे में चर्चा। क्लियर है ये पॉइंट सारा का सारा, ठीक है। ये है, ये वही कहानी जो मैंने अभी आपको बताया, मैं दोबारा बता देता हूं, ठीक है। देखिए, अकबर के टाइम पे हमें देखने को मिलेंगे जहांगीर के 4 बेटे होते हैं, ठीक है। और खुसरो का तो हमने कत्ल कर दिया है 1606 में, ठीक है। और इस तरीके से कहानी देखने को मिलेगी। मेहरुनिसा की बेटी होती है लाडली बेगम, ठीक है, और जिसकी शादी होती है, शादी कर जाती है, मतलब खुर्रम के साथ करने की कोशिश की जाती है, लेकिन खुर्रम जो है वो विद्रोह कर देता है या लड़ाई कर देता है। एंड फाइनली मेहरुनिसा जो है वो शहरयार के साथ का शादी कर देती है, मतलब जहांगीर का ही एक बेटा होता है, ठीक है।
इस तरीके से सिचुएशन देखने को मिलती है। तो नूरजहां गुट इज नथिंग बट, जिसमें हम कह सकते हैं तो नूरजहां और खुर्रम के बीच में जो रिलेशन है दैट वाज नॉट गुड। तो सो नूरजहां बिगिंस टू गिव द इंपॉर्टेंस टू द शहरयार, और इस तरीके से वो शादी का बैकग्राउंड रखा जाता है। ठीक है, मोटे तौर पर आप ऐसा समझ सकते हैं। और 1627 तक नूरजहां गुट का प्रभाव रहा। क्यों रहा? क्योंकि 1627 में ही हमें देखने को मिलेगी सत्ता का ट्रांसफर होगा। ठीक है, पावर इज गोइंग टू ट्रांसफर फ्रॉम द शाहजहां, सॉरी जहांगीर टू शाहजहां। ठीक है, और शाहजहां जैसी सत्ता में आएंगे वो क्या करेंगे, नूरजहां को पकड़ेंगे और उसको पेंशनर बना देंगे कि तुम्हें भैया लाहौर में हम पेंशन देते रहेंगे, वहीं पर आप जो है अपने अंतिम समय गुजारिए। और शाहदरा में ही डेथ हो जाएगी जहांगीर की, और इस तरीके से नूरजहां वहीं पर उसका मकबरा भी बनवाती है। ठीक है, दैट मींस कि मौसूलियम देखने को मिलता है। जहांगीर के दरबार में कुछ फॉरेनर्स भी आते हैं। फॉरेनर्स का मतलब है कुछ बाहर से आने वाले यात्री। जैसा 1498 में हम देख चुके हैं, 1498 में पोर्चुगीज आना शुरू हो चुके होते हैं, और 1498 के बाद ठीक है हमें बहुत सारे बैक टू बैक और भी जो है देखने को मिलते हैं, और इस क्रम में हमें कुछ अंग्रेज यहां पर दिखाई देते हैं। ठीक है, ये वो टाइम है जो कह सकते हैं कि अंग्रेजों का आने का क्रम शुरू हो जाता है, और कुछ विदेशी जो हैं वो जहांगीर से परमिशन लेने की कोशिश करते हैं कि साहब हमें जो परमिशन दे दीजिए। ठीक है, हम यहाँ पर पकौड़ा बेचना चाहते हैं। ठीक है, पकौड़ा बेचने के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, रिक्वेस्ट मांग रहे हैं, ऐसा हम समझ लेते हैं। ठीक है, 1608 के आसपास आते हैं कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, ही वाज द पर्सन, ठीक है, एंड ही वाज डिमांडिंग सम काइंड ऑफ द परमिशंस फ्रॉम द मुगल एम्पायर। ठीक है, और मुगल एम्पायर से वो परमिशन मांगते हैं, और वो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी या ईस्ट इंडिया कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और ये जहांगीर से फारसी भाषा में बात करते हैं। ठीक है, और फारसी भाषा में जब बात करते हैं तो जहांगीर बहुत खुश हो जाता है। बोला एक अंग्रेज आदमी जो है वो फारसी भाषा इतनी अच्छी बोल रहा है तो हम तुम्हें एक टाइटल देते हैं अंग्रेजी खान। ठीक है, और हम तुम्हें सिपहिया भी बना देते हैं, और ये पद दिया जाता है 400 का पद का क्या हो गया, 400 पद की बात करें तो कितना है। ठीक है, दैट मीन्स ठीक है वो एक तरह से क्या हो गया, एक तरह से कह सकते हैं कि उसे एक नीचे स्थान दिया गया, कांस्टेबल बना गया है। ठीक है, ऐसा हम समझ लेते हैं। तो ये इस तरीके से यहां पर वार्तालाप हो रही है, लेकिन शुरुआत में ये परमिशन लेने में सफल भी हो जाते। इनिशियली ही वाज गेटिंग द परमिशंस, ठीक है, टू सेल द पकौड़ा। सीधी सी बात है, पकौड़ा को बेचने के लिए इनका परमिशन मिल जाता है, लेकिन इन पर प्रभाव होता है पोर्चुगीज का। किस पर? जहांगीर पर। जहांगीर के लिए पोर्चुगीज कई गिफ्ट लेकर आते हैं यूरोप से, और जहांगीर खुश था और पोर्चुगीज का प्रभाव था। अब यहां पर ब्रिटिशर्स जो है वो अपना प्रभाव बनाने की कोशिश करते हैं, तो यहां पर वो ब्रिटिशर्स का प्रभाव नहीं बन पाता। जहांगीर ये कहता है कि तुम कौन हो? बोला हम कैप्टन हॉकिंस हैं। और जहांगीर कहता है क्या कुकर वाले हो? बोला हाँ, ठीक है। और इस तरीके से बोला यार कुकर वुकर वाले हमारे यहाँ काम नहीं करेंगे, आप भगो यहाँ से, हटाओ यहाँ से। तो इस तरीके से कैप्टन हॉकिंस को हटा दिया जाता है, मतलब मोटे तौर पर इनको रखा जाता है, लेकिन इनको परमिशन नहीं मिल पाती। सीधी सी बात है, इनिशियली मिल जाती है लेकिन बाद में नहीं मिल पाती। अब इसी के बाद इसी क्रम में एक और आएंगे, द नेम इज कॉल्ड थॉमस रो। थॉमस रो जो है वो इसी क्रम में परमिशन मांगने आते हैं। एक्चुअली क्या होता है, 1612 में एक बैटल ऑफ स्वाली होता है, और ये बैटल ऑफ स्वाली होता है ब्रिटिशर्स और पोर्चुगीज के बीच में। अंग्रेज और पोर्चुगीज के बीच में एक बैटल होता है, एंड दिस इज ए काइंड ऑफ द जो जजमेंटल वॉर होता है, मतलब एक निर्णायक युद्ध होता है। किस किस के बीच में? पुर्तगालियों और ब्रिटिशर्स के बीच में। और इस युद्ध में पोर्चुगीज हार जाएंगे, और जब पोर्चुगीज हार जाएंगे तो यहां पर प्रभाव जो है वो पुर्तगालियों का कम होना शुरू हो जाएगा, और इसी का मौका का फायदा उठाने आते हैं थॉमस रो। एंड थॉमस रो इज डिमांडिंग क्या हम जो है अब यहां पर व्यापार कर सकते हैं, और इस तरीके से वो पहली बार जो है एज ए रिप्रेजेंटेटिव बनकर आते हैं। अभी तक क्या थे, कंपनी के तौर पर आते थे, और कंपनी मतलब कह सकते हैं कि हम कुकर वाले हैं, तो वैसी जहांगीर ने भगा दिया था। अब थोड़ा सा क्या है, एक तो युद्ध जीत लिया है ना, युद्ध भी जीत लिया, दूसरा हम देखते हैं प्रभाव भी हो जाएगा। कौन हो तुम? बोला हम एम्बेसडर है। बोला अच्छा, राजदूत हो? बोला ओके। इस तरीके से यहां पर इनको परमिशन मिलती है, और ये पहली फैक्ट्री लगाने का प्रयास करते हैं, और जो सूरत के आसपास देखने को मिलती है। तो ये थे आपके दो ट्रैवलर्स जो इनके टाइम पे आते हैं। जहांगीर जो है चित्रकला को काफी पसंद करता है, चित्रकला मतलब पेंटिंग को काफी पसंद करता है, और इनके टाइम पर जो चित्रकला है वो अपने पीक पर पहुंच जाती है। हालांकि पहले भी चित्रकला है, लेकिन जहांगीर जो है वो इतना एक्सपर्ट होता है, वो ये कहता है
कि यदि चित्र बनाया है आपने और चित्र बनाने में अलग अलग लोग बने, क्या होता था कि फूल पत्तियां बनाई जाती थी, ऐसे समझ लीजिए फूल बन गया भाई, ठीक है, यहां पर एक दूसरा फूल बना दिया, है ना, ये ऐसा होता है। तो जहांगीर ये कहता था कि ये वाला जो फूल है और ये जो वाला फूल है, मैं इसको पहचान कर ये बता सकता हूं कि ये किस किसने बनाया है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि he have is this kind of the quality to identify the artisan's name। मतलब कहीं ना कहीं जो कलाकार है जिसने ए वाला पिक्चर बनाया है, जिसने बी वाला बनाया है, हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो इस तरीके से जहांगीर अपना दावा प्रस्तुत करता है, या जहांगीर बताता है, सच है या नहीं वो हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जहांगीर का पेंटिंग में काफी रुझान था, ठीक है, और ये अपने टाइम में अपने पीक पर पहुंच गई थी। और पेंटिंग किसकी बनाई जाती थी, एनिमल्स, फ्लावर, पोर्ट्रेट्स, इन चीजों की बनाई जाती थी। और इस टाइम पर एक और कला ज्यादा विकसित हो रही थी, वो हम देखेंगे। और इसमें कुछ पेंटर्स के नाम मैंने यहां देखा। इसने आगरा में एक गैलरी का भी निर्माण कराया, चित्रशाला का निर्माण भी करवाया, जस्ट टू प्रमोट दिस थिंग्स, ठीक है। जहांगीर के टाइम पे आर्किटेक्चर्स भी डेवलप होता है, ठीक है, और आर्किटेक्चर्स भी डेवलप होता है तो वो आपको देखने को मिलेगा मकबरा। और ये मकबरा है सिकंदरा, और सिकंदरा इज द प्लेस वेयर यू विल फाइंड द टॉम ऑफ द अकबर। अकबर का मकबरा आपको देखने को मिलेगा। आज की डेट में ये मकबरा जो है वो शहर के बीचों बीच में हो गया, ऐसा आप समझ लीजिए, पहले थोड़ा सा डिस्टेंस पे था। इसी के टाइम पर, मतलब जहांगीर के शासन काल के अंतिम समय में, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द जहांगीर, ठीक है, और अंतिम समय में एक प्रक्रिया चलने फेमस हो जाती है, पेंटिंग के फॉर्म कह लीजिए, स्थापत्य के फॉर्म में ही कह लीजिए, जो क्या था कि इसमें क्या होता था कि संगमरमर की इमारतें बनना शुरू हो गई, और संगमरमर की इमारतों को जड़ा, जो कह सकते हैं सजाने का काम भी किया जाएगा, ठीक है, दैट मीन्स, ठीक है, उसे डिजाइन दिया जाएगा, उसे डेकोरेट किया जाएगा, ठीक है, और ये मार्बल से बनाई जाने लगेगी, ठीक है। और इस प्रक्रिया को हम देखते हैं, कहते हैं पित्राद्वैरा, ठीक है। ये क्या है, इसको ऐसा समझ लीजिए, ये है आपका मार्बल, ऐसा समझ लीजिए, और ये फूल पत्तियों के द्वारा इसे सजाया जा रहा है, और इसे नग के द्वारा जड़ा जा रहा है। जैसे मान के चलिए कोई प्रीशियस स्टोन है, जैसे मान के चलिए डायमंड है या कुछ ऐसा स्टोन है, इसे जड़ दिया गया है, मतलब उसमें क्या कर दिया गया है, उसमें लगा दी, नग लगा दिया गया है। तो ये हमें एक एग्जांपल या ये प्रक्रिया जो है वो आपका देखने को मिलेगी पित्राद्वैरा। दिस काइंड ऑफ द आर्ट इज गोइंग टू डेवलप ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द जहांगीर। ये जहांगीर के समय पर ये आपको देखने को मिलेगी। आप देखिए फूल पत्तियों को सजाया गया है, यहां पर आप गौर फरमाएंगे, देखिए, और ये मकबरा है, और इस मकबरे में इस प्रकार की आपको आर्किटेक्चर्स देखने को मिलेंगे। तो ये एक नया स्टाइल है, और इस नया स्टाइल को हम देखते हैं, और ये अहमदुल्ला का मकबरा है, आप थोड़ा सा समझ सकते हैं, ठीक है, क्लियर है, ये समझ में आया होगा। इसी समय हम देखेंगे कि जहांगीर के टाइम पर ही आगरा में नूरजहां के द्वारा बनाया जाता है अहमदुल्ला का मकबरा, और ये प्रारंभिक इमारतों में से एक है, मतलब शुरुआत की इमारतों में से एक है जो संगमरमर की बनाई जाती हैं। इसके अलावा हुमायूं के मकबरे में भी आपको संगमरमर देखने को मिलेगा, जो डोम है ऊपर वाला वो आपको संगमरमर का देखने को मिलेगा, डबल गुंबद का उदाहरण कहते हैं उसे, ठीक है। और ये चीज अपने पीक पर कहां पहुंचेगी, शाहजहां के टाइम पर पहुंचेगी, और शाहजहां के टाइम पर हमें ग्रेट ताजमहल देखने को मिलेगा। नाम तो सुना ही होगा, आपने शायद देखा भी होगा। ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं है। तो यहां पर जहांगीर का मकबरा भी जो है बनाया जाता है जहांगीर के शासनकाल में ही, ठीक है, और जहांगीर का मकबरा बनाया जाता है लाहौर में शाहदरा, एंड दिस शाहदरा दैट इज फेमस लाहौर, ठीक है, और ये बनाया जाता है नूरजहां के द्वारा ही, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कनेक्शन जोड़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला सेक्शन, ठीक है। और ये आप थोड़ा देख सकते हैं, ये है अहमदुल्ला का मकबरा, और ये अहमदुल्ला के मकबरे में आपको ये थोड़ा देखिए मार्बल को जड़ा गया है, देखिए थोड़ा सा ये अलग वाला मार्बल है, और ये अलग है, और ये अलग है, ठीक है। यहां पर इस तरीके से सजाने का काम किया जा रहा है, ठीक है, व्हाइट मार्बल बेस, और ये पेस्टेड इनले है, ठीक है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो पित्राद्वैरा है वो यहां पर ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। दिस इज द वेरी ब्यूटीफुल टॉम ऑफ द अहमदुल्ला दैट इज इन द आगरा। आगरा में आपको ये देखने को मिलेगा, और इसका एक पैनोरामिक व्यू आपको दिखाई दे रहा है, शायद आपने देखा हो, ये आप कभी आगरा विजिट करे हो, ठीक है, और बहुत ही खूबसूरत है, आप जाके देखिए, ठीक है, और बड़ा ही रोंगटे खड़े होने वाले दृश्य आपको देखने को मिलते हैं कि कैसे बनाया होगा, क्या होगा, ठीक है। मैं तो यही सोचकर बड़ा आश्चर्य हो जाता हूं, ठीक है।
तो दिस इज द एंड ऑफ द जहांगीर। और जहांगीर के बाद सत्ता में कौन आते हैं, नाम है शाहजहां। आपको पता ही होगा, ठीक है। ये जगत गोसाई के बेटे होते हैं, जगत गोसाई जोधाबाई जो अभी हमने देखा। फादर का नाम है जहांगीर, ठीक है। और ये है मिर्जा साहिब, ये पूरा नाम है, ठीक है। खुर्रम जो होता है, और इनकी शादी होती है खास, ठीक है, वो हमें थोड़ा सा देखना है। एंड ही वाज मैरिड विद द अर्जुमंद बानो बेगम। एंड अर्जुमंद बानो बेगम इज नथिंग बट दैट इज द डॉटर ऑफ द आसफ खान। आसफ खान कौन थे, नूरजहां के भैया थे, ठीक है। और ये आसफ जहां की बेटी से इनकी शादी होती है, और इन्हें कहा जाएगा, टाइटल दिया जाएगा मुमताज। इस तरीके से ये सिचुएशन बन रही है। अब यहां पर हम देखते हैं कि अर्जुमंद बानो बेगम व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट, ठीक है, शी वाज प्रेग्नेंट 14 टाइम्स, ठीक है, 14 बार ये प्रेग्नेंट होती हैं और 14 बच्चों को ये जन्म देती हैं। और 14 बच्चों को जन्म देने के दौरान, ठीक है, इनमें से केवल 7 ही बचते हैं, ठीक है। 7 बच्चे इनके एक्सपायर कर जाते हैं। और जो 14th चाइल्ड होता है, ठीक है, उसी को जन्म देने के समय अर्जुमंद बानो बेगम जो है वो निपट जाती हैं। लेकिन थोड़ा सा सिचुएशन यहां बन रहा है, वो सिचुएशन हम देख लेते हैं क्या होता है। थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं। मैंने आपको बताया अकबर है ना, अकबर के बाद सत्ता में जहांगीर आए, और जहांगीर के 4 बेटे हैं, ठीक है। और 4 बेटे कौन कौन है, खुसरो, खुर्रम, परवेज, शहरयार, ठीक है। और ये वाला तो है 1606 में एक्सपायर हो गया था, ठीक है, खत्म करो भाई इसका। शहरयार और परवेज, परवेज किसका था, ठीक है, परवेज याद करिए, ठीक है, हमने देखा था लाडली बेगम का हस्बैंड, ठीक है। अब होता यह है कि आसफ खान और नूरजहां दोनों ये चाहते हैं कि हमारे जो है दामाद साहब जो हैं वो सत्ता में आ जाएं। नूरजहां क्या कर देती है, नूरजहां अपने दैट मीन्स, ठीक है, अपने दामाद जिसका नाम है शहरयार, इसको क्या कर देती, बादशाह घोषित कर देती ये, ठीक है। आसफ जहां क्या कर देता है, ठीक है, आसफ खान चाहता है कि शाहजहां सत्ता में आए, लेकिन आसफ खान जो है शाहजहां को नहीं बनवा पाता है। क्यों, क्योंकि द्वार बख्श जो है उसको बनाता है। कारण यह होता है कि शाहजहां जो है वो दक्कन के कैंपेन में है। जब आपके जहांगीर की डेथ होती है, व्हेन जहांगीर इज गोइंग टू डाइड, उस समय दक्कन की कैंपेन पर है कौन, शाहजहां। यहां पर लाहौर में नूरजहां ने क्या किया है, पावर को हथियाने के लिए बादशाह घोषित कर दिया, किसको, शहरयार को घोषित कर दिया, ठीक है। लेकिन यहां आसफ खान क्या करता है, एक पपेट शासक के रूप में द्वार बख्श को अपॉइंट कर देता है बादशाह। ये हैं बादशाह हमारे, और ये द्वार बख्श कोई और नहीं, खुसरो का ही एक बेटा होता है, ध्यान देना, जो खुसरो जिसको हमने मार दिया। तो पप्पा को भी मार दिया, अब बेटे को भी मार देंगे, एंड फाइनली द पावर इज कैप्चर बाय द शाहजहां। स्वागत नहीं करोगे। और इस तरीके से शाहजहां सत्ता में आते हैं, और शाहजहां की कहानी को हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ये मैंने आपको बताया है, ठीक है, जो अभी कहानी मैंने आपको बताई है उसी की बात मैंने यहाँ पर देखने को बता दी, ठीक है। अच्छा, मुझे पीडीएफ कहाँ तक भेज दिया मैंने आपको बताइएगा। मैंने आपको पीडीएफ शायद जहांगीर तक का भेजा है, ठीक है। इसके बाद का पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी कुछ थोड़े बहुत रिवॉल्ट होते हैं, ठीक है। ये रिवॉल्ट्स तो थोड़े इसमें ज्यादा नहीं जाना हमें, ठीक है। यहाँ पर पोर्चुगीज को थोड़ा बहुत ये क्या करते हैं, पनिशमेंट करते हैं, क्योंकि पोर्चुगीज जो है थोड़ा बहुत गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि इस समय खास घटना जो होती है वो ये है, कंप्लीटली रूप से एनेक्सेशन कर लिया जाएगा अहमदनगर का। अहमदनगर जो है हमने देखा था कितनी सारी ट्रीटी की, कितनी सारी संधि की, लेकिन कंप्लीटली रूप से एनेक्स का जो काम होता है वो इस समय होता है शाहजहां के समय पर। ध्यान दीजिएगा, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द शाहजहां। और शाहजहां जो है इसके बाद वो क्या करता है, बीजापुर और गोलकुंडा को भी जीतने की कोशिश करता है, और वो ट्राई करता है, ठीक है। और वहां के शासकों को बोलता है कि आप हमें जो है मतलब कहीं ना कहीं मुगलों के अधीन हो जाइए, और आपको कुछ ट्रिब्यूट देना होगा, टैक्स देना होगा, और उसके लिए वो मजबूर करता है, ठीक है। लेकिन वो कंप्लीट रूप से हो नहीं पाता, और इस काम के लिए वो अपॉइंट करता है औरंगजेब को। औरंगजेब कौन है, औरंगजेब इज नथिंग बट दैट इज द सन ऑफ द शाहजहां। शाहजहां का ही बेटा होता है, और औरंगजेब यहाँ पर अपनी 2 सेवाएं देता है, 2 टाइम पीरियड देता है, और ये 2 टाइम पीरियड जो है वो इस तरीके से होते हैं 1636 से 44, ठीक है। और ये उसका दूसरा टर्म होता है, और यहीं से शुरुआत हो जाएगी उत्तराधिकारी के युद्ध की। आगे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। औरंगजेब का जो टाइम पीरियड है थोड़ा थोड़ा यहाँ से कनेक्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है कहानी। अब हम देखते हैं कि 1631 के समय
मुमताज महल की डेथ हो जाती है और ये डेथ होती है असीरगढ़ के पास बुरहानपुर। बुरहानपुर इज अ प्लेस दैट इज लोकेटेड इन द मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश में होती है। 14वें नंबर के जो चाइल्ड हैं उसको जन्म देते हैं और इन्हें दफना दिया जाता है बुरहानपुर में। बाद में इन्हें दफना दिया जाएगा आगरा में, ठीक है, और आगरा में ही ताजमहल देखने को मिलता है। अब ये क्यों मिलता है, देखो यहां पर इसलिए होता है क्योंकि क्या होता है कि बुरहानपुर ये है, आगरा ये है, और इसका जो मार्बल आता है वो आता है मकराना खान, और ये है राजस्थान में, और राजस्थान से मकराना खान आगरा लाना बहुत आसान था, इजी था, ठीक है। जबकि बुरहानपुर में इसे ले जाना बड़ा डिफिकल्ट टास्क था, क्योंकि आप बीच में देखेंगे आपको सतपुड़ा मिलेगा, आपको विंध्याचल मिलेगा, आपको नर्मदा मिलेंगी, आपको सतपुड़ा मिलेंगे, बहुत सारा अप एंड डाउन टेरेन है, ठीक है। इस वजह से बुरहानपुर में ये मकबरा नहीं बनाया गया। यदि ये मकबरा बुरहानपुर में बनाया गया होता तो शायद मध्य भारत में ये प्लेस फेमस हो जाता। आगरा तो है ही फेमस, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये कहानी देखने को मिलती है। जैसा मैंने आपको बताया कि शाहजहां के जो है 14 बेटे होते हैं और 14 में से केवल 7 ही बचते हैं, मतलब 7 चाइल्ड बचते हैं, और ये जो है वो जीवित चाइल्ड हैं, और उस जीवित चाइल्ड का नाम है 14th नंबर का जो चाइल्ड है वो है गोहन आरा। गोहन आरा उनकी एक बेटी होती हैं, और इसी बच्चे को जन्म देते समय मुमताज की डेथ हो जाती है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा कंसेप्ट है। अब देखिए इनके 7 बेटों में लड़ाइयाँ झगड़ा होते हैं, और ये 7 बेटे नहीं, एक्चुअली दोनों चाइल्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 4 बॉयज हैं और 3 गर्ल्स हैं। अब देखिए क्या हुआ है कि हर एक बॉयज को हर एक सिस्टर सपोर्ट कर रही है। ये हैं 4 बेटे, और यहाँ पर दारा शिकोह जो है, दारा शिकोह सपोर्ट करती हैं जहां आरा। ये मुमताज के बच्चे हैं, ठीक है, जो जीवित हैं, ठीक है, दैट इज अलाइव, ठीक है। और औरंगजेब को सपोर्ट करती हैं रोशन आरा, और मुराद बख्श को सपोर्ट करती हैं गोहन आरा। शाह सूजा यहाँ पर कोई बहन नहीं है तो इसलिए नहीं लिखा है, ठीक है। बट दे आर सपोज टू, दैट मीन्स कि वो चाहती हैं कि ये किंग बन जाए, ये किंग बन जाए, ऐसा ऐसा देखने को मिलता है। अब आगे चलिए देखिए, जैसे शाहजहां ने सत्ता हासिल की थी अपने भाई को मारने के लिए, और मैं जैसा आपको शुरुआत से कहता आया हूं, इतिहास अपने आप को दोहराता है, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, ठीक है। कोरोना ने भी रिपीट कर दिया, ठीक है, नरेंद्र मोदी साहब ने भी रिपीट कर दिया, दोबारा सत्ता में आ गए, ठीक है। आगे पता नहीं क्या होगा, ठीक है। लोगों में बहुत गुस्सा है, ठीक है, और अच्छी बात है, ठीक है, कि अब लोगों को रियलाइज तो हो रहा है कि हम जो है कहीं ना कहीं। तो यहां पर सत्ता के लिए संघर्ष होगा, और सत्ता के लिए संघर्ष होगा किस किस में, ये 4 बेटों में होगा, जिसमें महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगी ये 3 बहनें भी। तो टोटल मोटे तौर पर 7 लोग होंगे सत्ता में, लड़ाई झगड़ा होगा, और ये लड़ाई झगड़ा जब होगा तो इसे कहा जाएगा द वॉर ऑफ सक्सेशन, ठीक है। और इसमें फाइनली जीतेगा औरंगजेब, और ये तो आपको सब पता है, ठीक है। और सभी जीवित पुत्रों में लड़ाई झगड़ा होता है, ठीक है, ये वाला हमें थोड़ा सा देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इस चीज को समझते हैं कैसे। देखिए मैंने एक मैप बनाया हुआ है, इससे आप समझ लीजिए कि दैट मीन्स, ठीक है, all four sun that is located in the different locations। जो शाहजहां के बेटे होते हैं चारों, वो अलग अलग जगह पर बनाए दिए जाते हैं गवर्नर। जैसे मुराद जो है वो गुजरात में होता है, शाह सूजा जो है ईस्टर्न वाले पार्ट में होगा, और औरंगजेब को अभी अभी हमने देखा था कि ये दक्कन वाले पार्ट में है, और दारा शिकोह जो है वो प्रिंस हैं, और वो प्रिंस को मतलब युवराज कह लीजिए या कह सकते हैं, ठीक है, राजकुमार कह लीजिए, वो राजधानी में ही रहा करते हैं, ठीक है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में रहते हैं। अब यहां पर ही लड़ाई शुरू हो जाएगी, और लड़ाई शुरू होगी तो होता यह है कि यहां पर जो है शाहजहां बीमार हो जाते हैं। शाहजहां बीमार हो जाते हैं। अब बीमार हो जाने के बाद क्या होता है कि बहनें जो हैं वो क्या करती हैं, ये खबर लीक कर देती हैं कि वो एक चिट्ठी भेज देती हैं सबको, ऐसा हम कह सकते हैं। बोला शाहजहां जो है वो बीमार हैं, मुझे तो लगता है कि बीमार नहीं, एक्चुअली ये मर गए हैं, और मर जाने की खबर आप लोगों को किसी को नहीं दी है, ठीक है। औरंगजेब को भी नहीं दी है, मुराद को भी नहीं दी है, ठीक है, और शाह सूजा को भी नहीं दी है। और मुझे लगता है कि दारा शिकोह जो है वो सत्ता को हथियाना चाहते हैं या सत्ता को हासिल करना चाहते हैं। ऐसा किसने कह दिया, औरंगजेब, ठीक है, रोशन आरा ने अलग अलग चिट्ठी भिजवा दी, किसको, औरंगजेब को, शाह सूजा को और मुराद को। अब इसकी बात क्या होगा, अब इसकी बात हम देखते हैं कि वास्तविकता तो ये नहीं, शाह सूजा भड़क जाएगा, औरंगजेब भड़क जाएगा, मुराद भी भड़क जाएगा। अब जैसे इनको इन्फॉर्मेशन मिलती है औरंगजेब को, ये एक चिट्ठी इनको भेजते हैं और एक चिट्ठी इनको भेजते हैं।
बोला एक काम करते हैं, हम तीनों मिल जाते हैं और मिलने के बाद हम बराबर बराबर इक्वल में अपना एम्पायर डिवाइड कर लेंगे। क्योंकि भाई साहब जो हैं, ठीक है, दैट मीन्स ठीक है, जो दारा शिको हैं वो पूरा हड़पना चाहते हैं, तो ये भी इनकी तरफ एग्री हो गए, ये भी हो गए, लेकिन शाह सूजा थोड़े से सूजे हुए होते हैं, ठीक है। और शाह सूजा जो है क्या करते हैं, थोड़ा एक्साइटमेंट आ जाते हैं और ये अटैक करना शुरू कर देते हैं। अटैक कहां शुरू करेंगे, अटैक करने के लिए पहुंच जाएंगे कहां पर, अटैक करने के लिए शाह सूजा जो है वो पहुंच जाएंगे आपका आगरा में, अटैक करने पहुंच की ओर जाते हैं। अब ये आगरा में अटैक करने जाएंगे, ठीक है, यहां पर ये बनारस के आसपास जो है, यहां से अब आगरा में भी क्या हो गया, आगरा की फौजों को पता चल जाता है कि शाह सूजा जो है वो आक्रमण करने के लिए आ रहा है, ऐसा ऐसा है, ऐसी ऐसी सिचुएशन है। तो शाह सूजा जो है वो कैपिटल की ओर मार्च करता है, मतलब आगरा की ओर करता है, लेकिन उसे आगरा के पहले ही बनारस के आसपास जो है रोक लिया जाता है और इस जगह का नाम है बहादुरपुर। और एक युद्ध होता है एंड दिस बैटल नेम इज कॉल्ड द बैटल ऑफ बहादुरपुर, बनारस के पास में होगा। यहां पर शाह सूजा की आर्मी को चैलेंज किया जाता है शाही सेना के द्वारा, और शाही सेना की कमांड है इस समय सुलेमान सिको। सुलेमान सिको इज नथिंग बट दैट मीन्स दारा शिको का ही बेटा होता है, और जयसिंह। ऐसी सिचुएशंस देखने को मिलती है। लेकिन इस युद्ध में क्या होता है, शाह सूजा की सूझ जाती है, ठीक है, मतलब ये हार जाते हैं और रॉयल आर्मी जीत जाती है, दैट्स ऑल, ठीक है। ये कहानी इस तरीके से होती है। तो शाह सूजा जो है वो कुछ दिनों के लिए तो यहां पर चुप रहेंगे, ठीक है, यहां पर थोड़े दिन के लिए यहां पर चुप रहेंगे, ठीक है, क्योंकि एक बार सूझ गई है उसके बाद जो है वो थोड़ा सा यहां पर शांति बनाए रखेंगे, ठीक है। अब कहानी क्या होती है कि यहां पर हम देखते हैं कि मैंने आपको बताया कि औरंगजेब ने क्या किया कि जो मुराद को अपने साथ मिला लिया, और मुराद को साथ मिलाकर बोल दिया कि अब एक काम करते हैं, अपन चलते हैं आगरा, दोनों को साथ में लेके चलते हैं, आगरा लेके चलते हैं। लेकिन यहां भी यही सिचुएशन है, यहां पर भी रॉयल आर्मी क्या करती है, इन दोनों को रोक लेती है, और रोकने के दौरान एक युद्ध होता है, और ये होता है उज्जैन के पास धर्मट नाम की जगह पर। और धर्मट नाम की जगह पर यह युद्ध होता है, ये 1658 की बात होती है। औरंगजेब और मुराद की संयुक्त या ज्वाइंट आर्मी होती है, और वो शाही सेना को हरा देती है, ठीक है। और इसमें विजय किसकी होती है, औरंगजेब की होती है। जसवंत सिंह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये थोड़ा सा भाग जाते हैं वहां मैदान छोड़कर, और जब ये अपने महल में पहुंचते हैं तो रानी जो है इनको खाना भी नहीं देती, ऐसा भी कहा गया है। तो इस तरीके की एक सिचुएशंस देखने को मिल रही धर्मट। अब क्या हुआ कि ये जीत चुके हैं, और जीतने के बाद ये कहां जा रहे हैं, आगरा जा रहे हैं, और आगरा के नजदीक पहुंच जाते हैं। तब जाकर शाह जो दारा शिको है वो ये कहता है कि पप्पा अब जो है भाई को रोकने का, दैट मीन्स कि हम उससे बात करेंगे और हम उसको रोकने भी की कोशिश करेंगे, ठीक है साहब। और अगला बैटल जो लड़ा जाएगा वो आगरा के नजदीक में ही लड़ा जाएगा, जगह का नाम है सामूगढ़ का युद्ध, ठीक है। सामूगढ़ सेम वही होगा, अगर औरंगजेब और मुराद की ज्वाइंट आर्मी होगी, और ये ज्वाइंट आर्मी जो है वो दारा शिको के अगेंस्ट में लड़ाई करती है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि यहां पर रिजल्ट सेम होगा, मतलब कौन हार गया है, यहां पर हार जाएगा दारा शिको। दारा शिको आगरा से भागकर कहां की ओर जाएगा, दिल्ली की ओर जाएगा। अब एक सिचुएशन ऐसी बन रही है, और यहां पर क्या होगा कि जब उसे पता चलता है औरंगजेब को, औरंगजेब क्या करता है कि अपने फादर से मिलने की कोशिश करेगा शाहजहां को। लेकिन उसी समय मामूजान आते हैं और वो कहते हैं कि बेटा अभी ये समय नहीं है मिलने का पापा से, ठीक है, क्योंकि शाहजहां ने आपको गिरफ्तार करने की योजना बना रखी है, ऐसा मामूजान ने औरंगजेब को कह दिया। अब क्या होता है कि औरंगजेब इस चीज से भड़क जाता है, और वो क्या करता है कि आगरे के किले की पानी की सप्लाई को रोक देता है, दैट मीन्स ठीक है, जो वाटर है उसकी सप्लाई को रोक दिया जाता है, नहर का पानी रोक दिया जाएगा, ऐसा आप कह लीजिए। और ये होता है पवित्र रमजान का महीना, ठीक है, जो अभी चल रहा है, ठीक है, और इस समय रोजे वगैरह रखे जाते हैं, ठीक है, ये आपको पता है। तो ऐसी वाटर सप्लाई को वो बाधित कर देता है, ऐसा ऐसा औरंगजेब का पॉलिसी है, और वो चल पड़ता है दिल्ली की ओर, ठीक है। औरंगजेब आगे आगे जा रहा है, ठीक है, और उसके आगे देखेंगे दारा शिको है, तो दारा शिको के पीछे औरंगजेब, और औरंगजेब के पीछे कौन है, मुराद। अब आप बोलेंगे सर ये कहां से आ गया, एक्चुअली क्या होता है, मुराद के चेले चपाटे जो हैं वो कहते हैं कि साहब ठीक है, मुझे लगता है कि औरंगजेब जो है वो यहां पर दिल्ली में जाएंगे, और वहां पर वो है दारा शिको को पनिशमेंट करने के बाद सत्ता हासिल कर बादशाह बन जाएंगे, ये पक्की खबर है।
किसने बोला? मुराद के चेले चपाटों ने मुराद को बोला। तो बोला क्या करना चाहिए? बोला एक काम करते हैं कि औरंगजेब की सेना के पीछे पीछे हम भी चलते हैं, और ये औरंगजेब के पीछे मुराद चलने लगा। ठीक है, लेकिन औरंगजेब को आप ऐसा कमजोर नहीं समझ सकते, क्योंकि मुराद के पीछे फिर से एक आर्मी जा रही है, और ये आर्मी किसकी है? औरंगजेब की है। अब समझ में आया? तो क्या सिचुएशन बन रहा है? अब सिचुएशन ऐसी बन रही है, सबसे आगे कौन? दारा शिकोह, दारा शिकोह के पीछे औरंगजेब, औरंगजेब के पीछे मुराद, और मुराद के पीछे औरंगजेब की सेना। अब बताओ, अब ये सिचुएशन बन गई। अब ऐसी सिचुएशन बन रही है, ठीक है, तो औरंगजेब क्या करता है कि धीरे से क्या करता है कि अपनी सेना को बोल देता है कि थोड़ा सा फास्ट आ जाओ, और ये आर्मी जो है इसके साथ मिल जाती। मुराद, अरे भाई क्या कर रहे हो? और कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब हम टाइम पास कर रहे हैं। और इस तरीके से मुराद को बोल दिया जाता है कि ये तो हमने तुम्हारी सेना, तुम्हारी इसके लिए रखा होता है। और बोला जाता है एक काम करते हैं, अपन पार्टी बनाते हैं, ठीक है, पार्टी बनाते हैं, ठीक है। तो औरंगजेब तो ड्रिंक नहीं करता है, ठीक है, शराब और शबाब दोनों का इंतजाम किया जाएगा, औरंगजेब कहता है भाई के लिए, ठीक है। और यहीं पर उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और यहीं पर गिरफ्तार करने के साथ उसका एक पुराना केस खुलवाया जाएगा, और हिट एंड रन के केस में उन्हें अंदर करवा दिया जाएगा, ठीक है। एक पुराना केस होता है जिसमें एक काजी को मार देते हैं मुराद, और इस तरीके से मुराद को फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा, और ये मुराद का केस यहीं क्लोज हो जाएगा। तो मेरी बात समझ में आई, ठीक है। तो इस तरीके से मुराद का चैप्टर खत्म, और अब ये हमें सत्ता नहीं मिली है, ठीक है। और इसी के बीच में क्या होता है कि शाह सूजा भी थोड़े से एक्टिव होते हैं, और खजुआ नाम की जगह होती है, और ये इलाहाबाद के पास में होता है। और यहां पर हम देखते हैं कि औरंगजेब जो है वो शाह सूजा को फिर से सुझा देते हैं, और शाह सूजा यहां जीत जाते हैं, ठीक है, और सॉरी औरंगजेब यहां से जीत जाते हैं। तो इस तरीके से दो भाई निपट गए। अब बचा कौन? अब बचता है एकमात्र तीसरा, और तीसरा वाला जो व्यक्ति है वो उसका नाम है दारा शिकोह। और यहां पर औरंगजेब को जैसे ही पता चलता है कि दिल्ली में आ रहा है औरंगजेब, वो भाग कर आते हैं राजस्थान की ओर, ठीक है। और राजस्थान की ओर जब जाते हैं तो एक मुखबिर, एक खबरी के द्वारा जो है ये पता चल जाता है कि औरंगजेब, मतलब औरंगजेब को बता दिया जाता है, और औरंगजेब को ये इंफॉर्मेशन दे दी जाती है, और एक खबरी की मदद से औरंगजेब जो है देवराय के युद्ध में औरंगजेब जो है वो दारा शिकोह को हरा देगा। दारा शिकोह को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और उसे कैपिटल लेकर आया जाएगा आगरा में। इस तरीके से कहानी देखने को मिलती है। गिरफ्तार भाई को लेकर आया जाएगा, और बहना और मामू जान से पूछा जाएगा, तो मामू जान कहते हैं कि कत्ल कर दो, बहन कह रही है कि इसे भी कत्ल कर दीजिए दारा शिकोह को, क्योंकि जहां रोशन आरा जो हैं वो इसको सपोर्ट करती हैं, और रोशन आरा कहती हैं कि दारा शिकोह ने इस्लाम के नियमों का उल्लंघन किया है, और इन्हें निपटा दिया जाए। और इस तरीके से दारा शिकोह का अंत हो जाता है। ये दारा शिकोह वही है जिसकी कब्र को बीजेपी आज की डेट में खोजने की कोशिश कर रही है, ठीक है। इसकी कहानी मैंने आपको बताई थी। दारा शिकोह एक लिबरल रूलर होता है, लिबरल आपके शासक होते हैं, या आप कह सकते हैं प्रिंस होता है, जो सभी धर्मों को पसंद करता है। इसमें अकबर के गुण पाए जाते हैं, ठीक है, लिबरल है, ठीक है। और कई ग्रंथों का इसने अनुवाद भी किया था, और इसी वजह से और औरंगजेब जो है वो इनसे दैट मीन्स, ठीक है, चाहता है कि मतलब कि ये कहीं ना कहीं इनका देखने को मिलेगा। अब शाहजहां के टाइम की ये घटना होती है। शाहजहां इसके बाद हमें देखने को मिलता है। अब शाहजहां का जो टाइम पीरियड है वो मुगल जो कह सकते हैं इंडियन हिस्ट्री का सेकंड, मतलब मुगल इतिहास जो है, मुगल जो हिस्ट्री है, यदि कह सकते हैं मुगल के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो ये सेकंड जो है स्वर्ण युग कह सकते हैं, ठीक है। और कला और आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये सेकंड आ जाएगा, और कई इमारतें देखने को मिलती हैं। दीवाने आम, दीवाने खास, ताजमहल, दैट इज अ वेरी फेमस, मोती मस्जिद, शीश महल, और ये बनाया जाता है उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा। तो ये कुछ इमारतें हैं जो शाहजहां के टाइम पे देखने को मिलती हैं। इसके अलावा उसने शाहजहानाबाद शहर बसाया, लाल किला जो दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा वो बनाया, ठीक है। और इसी लाल किले में उसने बनाया तख्त ताउस, ठीक है, जिसको मयूर सिंहासन भी कहते हैं, थ्रोन पिकॉक, ठीक है, या पिकॉक थ्रोन के नाम पे जाना जाता है। और इनके टाइम पे कुछ यात्री आए, उनके नाम हम देखेंगे, वर्नियर, ट्रेवेनियर्स, ठीक है, और मानुची। यदि आपको याद होगा 142 आर्टिकल का उपयोग करते हुए अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है अयोध्या के केस में। उस केस में वर्नियर और ट्रेवेनियर्स के नाम की चर्चा भी देखने को मिलती है, यदि आपने करंट अफेयर्स थोड़ा सा अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो। दीज आर द टू दैट मीन्स, ठीक है, ये थोड़े हिस्टोरियन या ट्रैवलर या अपनी जानकारी के बारे में लिखते हैं, और ये जानकारी का सोर्स जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के आधार में भी बताया गया है।
तो ये हो गए हमारे दो बादशाह, और इसके बाद हम आते हैं औरंगजेब की ओर। लेकिन औरंगजेब को यदि मैंने अभी बता दिया तो औरंगजेब की अपमान हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे आने वाले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग सुरक्षित रहें, घर पर रहें, जबरदस्त रहें, मस्त रहें, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, अदरवाइज पीडीएफ आपको इसका मिल जाएगा। जहांगीर तक का शायद मैं दे चुका हूं, ठीक है। जहांगीर और के बाद है शाहजहां, और शाहजहां के बाद फिर हमारा ये हो जाएगा। दैट्स ऑल। ये ऑलमोस्ट हमारा क्लोज है, ठीक है। और हमारा थोड़ा मॉडर्न हिस्ट्री बचता है, बाकी हमारा ऑलमोस्ट खत्म। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।